हेलो दोस्तों, रीडोलॉजी हिंदी में आपका स्वागत है। क्या आप अपनी जिंदगी में ज्यादा पैसा, ज्यादा आजादी और ज्यादा खुशी चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो एक सवाल और, आप इन दोनों में से क्या चुनना चाहेंगे? एक आलीशान बंगला या $3 बिलियन, या फिर आजादी या एक शानदार रेपुटेशन? ये सवाल सिर्फ सोचने के लिए नहीं है, बल्कि ये आपकी पैसे को लेकर पूरी समझ को बदल सकते हैं। हम सब जिंदगी भर पैसा कमाने के पीछे भागते हैं, लेकिन क्या हम कभी रुककर ये सोचते हैं कि पैसे के साथ हमारा रिश्ता कैसा है? हमारा दिमाग पैसे को लेकर कैसे काम करता है? आज हम मॉर्गन हाउसल की दुनिया भर में मशहूर किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी की गहराइयों में उतरेंगे। ये किताब आपको कैसे अमीर बने के टिप्स नहीं देती, बल्कि ये उन गलतियों, उन मानसिक धारणाओं और उन शाश्वत सत्यों को उजागर करती है जो तय करते हैं कि कोई अमीर बनता है, कोई अमीर बना रहता है और कोई सब कुछ पाकर भी गवा देता है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जो आपके फाइनेंशियल फैसलों को हमेशा के लिए बदल देगा। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, दुनिया का सबसे बड़ा तमाशा, द ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ। पैसा आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ नोटों की गड्डिया है या बैंक अकाउंट में दिखने वाले नंबर? मॉर्गन हाउसल अपनी किताब की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प और सच्ची कहानी से करते हैं जो पैसे के बारे में हमारी सोच को जड़ से हिला देती है। कहानी है एक ऐसे नौजवान की जो टेक्नोलॉजी की दुनिया का चमकता सितारा था, एक जीनियस। सिर्फ 20 साल की उम्र में उसने वाईफाई राउटर का एक ऐसा महत्वपूर्ण हिस्सा डिजाइन किया जिसे उसने पेटेंट करवा लिया और देखते ही देखते वो करोड़पति बन गया। उसने कई कंपनियां शुरू की और उन्हें बेचकर बेहिसाब दौलत कमाई। वो लॉस एंजलिस के एक सबसे महंगे होटल में अक्सर आता जाता था, जहां ऑथर मॉर्गन हाउसल खुद कॉलेज के दिनों में एक वैलेट का काम करते थे। ये नौजवान पैसे के मामले में जितना स्मार्ट था, उतना ही अजीब भी। वो हमेशा अपने साथ नोटों की मोटी मोटी गड्डियां लेकर घूमता था और हर किसी को दिखाता था। वो शराब पीकर अपनी अमीरी की बड़ी बड़ी बातें करता था। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। उसने एक वैलेट को बुलाया, उसे कैश का एक बंडल दिया और कहा कि पास की दुकान से सोने के सिक्के लेकर आओ। जब वो वैलेट हजारों डॉलर्स के सोने के सिक्के ले आया, तो आप सोच सकते हैं उस नौजवान ने क्या किया होगा। क्या उसने उसे इन्वेस्ट किया या संभाल कर रखा? नहीं, उसने अपने दोस्तों को बुलाया और उन कीमती सोने के सिक्कों को समंदर में ऐसे फेंकना शुरू कर दिया जैसे कोई बच्चा तालाब में पत्थर फेंकता है। छपाक छपाक, एक एक करके हजारों डॉलर समंदर की गहराइयों में समा रहे थे और वो ठहाके लगाकर हंस रहा था। ये उसके लिए एक खेल था, एक तमाशा। कुछ दिनों बाद वही नौजवान होटल का एक लैंप तोड़ देता है। मैनेजर आकर कहता है, सर, आपको इसके लिए $500 देने होंगे। ये सुनते ही वो आग बबूला हो जाता है। वो अपनी जेब से नोटों की गड्डी निकालकर मैनेजर के मुंह पर फेंकता है और चिल्लाता है, ये लो $5000 और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। क्या ये कहानी सच है? जी हां, बिल्कुल सच है। और इस कहानी का अंत क्या हुआ? कुछ ही सालों में उस जीनियस का दिवाला निकल गया। उसकी सारी दौलत खत्म हो गई, उसके दोस्त उसे छोड़कर चले गए और वो अर्श से फर्श पर आ गया। क्यों? क्योंकि पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन पैसे को संभाल कर रखना, उसके साथ सही व्यवहार करना एक बिल्कुल अलग कला है। वो पैसे का मनोविज्ञान नहीं समझ पाया। अब एक दूसरी कहानी सुनिए। ये कहानी है रोनाल्ड रीड की। रोनाल्ड रीड एक साधारण सा इंसान था। अमेरिका के एक छोटे से गांव में पला बढ़ा। वो अपने परिवार में पहला शख्स था जिसने हाई स्कूल तक की पढ़ाई पूरी की थी। उसने 25 साल एक गैस स्टेशन पर गाड़ियां ठीक की और 20 साल एक स्टोर में फर्श साफ करने का काम किया। एक चौकीदार, एक मैकेनिक, बस यही उसकी पहचान थी। उसने 38 साल की उम्र में
$12,000 का एक छोटा सा घर खरीदा और अपनी पूरी जिंदगी उसी में गुजार दी। उसके पड़ोसी उसे एक सीधे सादे मितभाषी इंसान के तौर पर जानते थे, जिसका पसंदीदा काम लकड़ियां काटना था। साल 2014 में 92 साल की उम्र में रोनाल्ड रीड की मृत्यु हो गई और अगले दिन वो पूरी दुनिया की न्यूज हेडलाइंस में था। क्यों? क्योंकि इस साधारण से दिखने वाले चौकीदार ने अपनी वसीयत में $8 मिलियन यानी आज के हिसाब से लगभग 60 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की संपत्ति छोड़ी थी। उसने कोई लॉटरी नहीं जीती थी, उसे कोई विरासत नहीं मिली थी। तो फिर ये कैसे हुआ? रोनाल्ड ने अपनी छोटी सी कमाई से पैसे बचाए और दशकों तक ब्लू चिप स्टॉक्स, अच्छी और भरोसेमंद कंपनियों के शेयर्स में इन्वेस्ट करते रहे। उन्होंने कभी उन पैसों को नहीं निकाला, बस धैर्य के साथ उसे बढ़ने दिया। उन्होंने कंपाउंडिंग की ताकत का इस्तेमाल किया। एक तरफ वो टेक जीनियस था, जिसके पास दुनिया की सबसे अच्छी डिग्री और दिमाग था, लेकिन व्यवहार गलत। दूसरी तरफ रोनाल्ड रीड था, जिसके पास कोई फैंसी डिग्री नहीं थी, लेकिन पैसे को लेकर उसका व्यवहार और धैर्य असाधारण था। इन दोनों कहानियों से मॉर्गन हाउसल हमें पहला और सबसे जरूरी सबक सिखाते हैं। फाइनेंशियल सक्सेस कोई हार्ड साइंस नहीं है, ये एक सॉफ्ट स्किल है, जहां आपकी डिग्री से ज्यादा आपका व्यवहार मायने रखता है। पैसे का खेल दिमाग से नहीं, व्यवहार से जीता जाता है। अध्याय 2, कभी भी काफी नहीं होता, नेवर इनफ। इंसान की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। एक लेवल पर पहुंचने के बाद हमें अगला लेवल दिखने लगता है। ये एक ऐसी दौड़ है जिसमें फिनिश लाइन हमेशा आगे खिसकती रहती है। इसी को कहते हैं नेवर इनफ, यानी कभी भी काफी न होने का जाल। इस बात को समझने के लिए रजत गुप्ता की कहानी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। रजत गुप्ता कोलकाता की झुग्गियों में पैदा हुआ एक अनाथ बच्चा। अपनी मेहनत और लगन के दम पर वो दुनिया की सबसे बड़ी मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म्स में से एक मैकिन्से के सीईओ बने। ये एक असाधारण उपलब्धि थी। वो यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों का हिस्सा थे। 2008 तक उनकी नेट वर्थ $100 मिलियन थी। सोचिए, एक इंसान जो शून्य से शुरू हुआ, उसके पास शोहरत, ताकत, पैसा, इज्जत, सब कुछ था। उनके पास इतना पैसा था कि उनकी कई पुश्तें आराम से बैठकर खा सकती थी। लेकिन उनके लिए ये काफी नहीं था। $100 मिलियन कमाने के बाद उनकी नजर $1 बिलियन क्लब पर थी। वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों के सर्कल में शामिल होना चाहते थे और इसी चाहत ने उनसे वो करवाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उस समय वो गोल्डमैन सैक्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में थे। 2008 का फाइनेंशियल संकट चल रहा था और वॉरेन बफे ने गोल्डमैन सैक्स को बचाने के लिए $5 बिलियन का निवेश करने का फैसला किया। ये एक बहुत बड़ी और गोपनीय जानकारी थी। बोर्ड मेंबर होने के नाते रजत गुप्ता को ये बात पब्लिक में आने से कुछ मिनट पहले पता चल गई। उन्हें पता था कि जैसे ही ये खबर बाहर आएगी, कंपनी के शेयर आसमान छू लेंगे। बोर्ड मीटिंग की कॉल खत्म होने के महज 16 सेकंड बाद रजत गुप्ता ने एक हेज फंड मैनेजर राज राजारत्नम को फोन किया। इस एक फोन कॉल ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। राज ने तुरंत गोल्डमैन सैक्स के लाखों शेयर खरीद लिए। कुछ घंटों बाद जब वॉरेन बफे की डील पब्लिक हुई तो शेयर के दाम बढ़ गए और राज ने सिर्फ कुछ ही घंटों में $1 मिलियन का मुनाफा कमाया। जांच में पता चला कि इस इनसाइडर ट्रेडिंग से रजत गुप्ता ने भी करोड़ों कमाए। नतीजा, रजत गुप्ता को जेल हुई। उनकी $100 मिलियन की दौलत चली गई, उनकी इज्जत मिट्टी में मिल गई और दशकों की मेहनत से बनाया गया नाम एक झटके में बर्बाद हो गया। सवाल यह है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? जिस इंसान के पास पहले से ही $100 मिलियन थे, उसे कुछ और $1 मिलियन के लिए अपनी आजादी, अपनी इज्जत और अपना सब कुछ दांव पर लगाने की क्या जरूरत थी? इसका जवाब 3 सबकों में छिपा है। सबक 1, रुकना सबसे मुश्किल स्किल है। जब पैसा,
पावर और शोहरत बढ़ने लगती है तो हमारी महत्वाकांक्षा भी बढ़ने लगती है। हमें और ज्यादा चाहिए होता है। इस पॉइंट पर आकर रुकने का फैसला करना और ये कहना कि मेरे पास काफी है, सबसे मुश्किल फाइनेंशियल स्किल है। सबक 2, सामाजिक तुलना, सोशल कंपैरिजन एक जहर है। रजत गुप्ता खुद की तुलना अपने से ज्यादा अमीर लोगों से कर रहे थे। ये एक ऐसा खेल है जिसे कोई नहीं जीत सकता। आज आप अपने पड़ोसी से अमीर हैं, कल आप अपने शहर के सबसे अमीर आदमी से खुद को तोलेंगे, और फिर देश के, और फिर दुनिया के। वॉरेन बफे भी जेफ बेजोस से तुलना करेंगे तो खुद को कम महसूस कर सकते हैं। इस खेल को जीतने का एक ही तरीका है, इसे खेलो ही मत। ये मान लो कि आपके पास काफी है। सबक 3, कुछ चीजें अनमोल हैं। रेप्यूटेशन, इज्जत, स्वतंत्रता, परिवार, दोस्त और खुशी, ये वो चीजें हैं जिन्हें पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। रजत गुप्ता ने कुछ करोड़ डॉलर्स के लालच में ये सब कुछ गवा दिया। ये सबसे महंगा सौदा था जो उन्होंने अपनी जिंदगी में किया। अध्याय 3, कंपाउंडिंग का जादू, कॉन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग। क्या आप जानते हैं कि वॉरेन बफे की 84.5 बिलियन डॉलर्स की नेटवर्थ में से 81.5 बिलियन डॉलर्स उन्होंने अपने 65वें जन्मदिन के बाद कमाए हैं? ये कैसे मुमकिन है? इसका जवाब एक शब्द में है, कंपाउंडिंग। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। ये वो ताकत है जो छोटे छोटे कदमों को समय के साथ विशाल परिणामों में बदल देती है। इसे समझने के लिए लेखक एक बहुत ही अनोखा उदाहरण देते हैं, आइस एज, हिमयुग का। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारी धरती पर कई बार हिमयुग आए हैं, लेकिन ये हुए कैसे? क्या अचानक से तापमान बहुत ज्यादा गिर गया? नहीं, इसकी वजह बहुत धीमी और साधारण थी। धरती की अपनी धुरी पर मामूली से झुकाव के कारण गर्मियों में उतनी गर्मी नहीं पड़ पाती थी कि वो पिछली सर्दियों की सारी बर्फ पिघला सके, तो बर्फ की एक पतली परत बची रह जाती थी। अगली सर्दियों में उस परत पर और बर्फ जमती, फिर अगली गर्मियों में वो भी पूरी नहीं पिघलती। ये प्रक्रिया हजारों साल तक चलती रही। साल दर साल बर्फ पर बर्फ जमती गई और धीरे धीरे पूरी धरती बर्फ की मोटी चादर से ढक गई। कंपाउंडिंग भी ठीक इसी तरह काम करती है। ये कोई रातों रात अमीर बनाने वाली स्कीम नहीं है। ये अच्छे नतीजों को बार बार लंबे समय तक दोहराने का नाम है। जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उस पर ब्याज मिलता है। अगले साल आपको अपने मूलधन और पिछले साल के ब्याज दोनों पर ब्याज मिलता है, और ये सिलसिला चलता रहता है। शुरुआत में ये बहुत धीमा लगता है, जैसे बर्फ की पतली परत। आपको लगेगा कि कुछ खास नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप धैर्य के साथ टिके रहें तो 10, 20, 30 सालों में ये एक विशाल स्नोबॉल का रूप ले लेता है, जिसे रोकना नामुमकिन होता है। वॉरेन बफे ने 10 साल की उम्र से इन्वेस्टिंग शुरू कर दी थी। उन्होंने दशकों तक अपने पैसे को बढ़ने दिया। उनकी सफलता का राज ये नहीं है कि वो दुनिया के सबसे महान इन्वेस्टर हैं, हालांकि वो हैं, बल्कि असली राज ये है कि वो सबसे लंबे समय से इन्वेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने कंपाउंडिंग को काम करने के लिए 75 साल से भी ज्यादा का समय दिया। अगर कंपाउंडिंग पर कोई किताब लिखी जाए तो उसका नाम होना चाहिए चुप रहो और इंतजार करो, शट अप एंड वेट। अच्छी इन्वेस्टिंग के लिए जीनियस होना जरूरी नहीं है, लेकिन धैर्यवान होना बेहद जरूरी है। अध्याय 4, अमीर बनना बनाम अमीर बने रहना, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। अमीर बनना और अमीर बने रहना ये दो अलग अलग बातें हैं। इनके लिए दो अलग अलग माइंडसेट की जरूरत होती है। अमीर बनने के लिए आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है, आशावादी होना पड़ता है और मौके पर चौका मारना पड़ता है। लेकिन अमीर बने रहने के लिए आपको थोड़ा डरना पड़ता है, विनम्र होना पड़ता है और यह समझना पड़ता है कि जो किस्मत आपको अमीर बना सकती है, वही किस्मत पलक झपकते ही सब कुछ छीन भी सकती है। इस अंतर को समझने के लिए जेसी लिवरमोर और अब्राहम जर्मांस्की की कहानी सुनते हैं।
जेसी लिवरमोर अपने समय के सबसे महान स्टॉक ट्रेडर्स में से एक थे। 1929 में जब अमेरिका का स्टॉक मार्केट क्रैश होने वाला था तो सब लोग शर्त लगा रहे थे कि बाजार ऊपर जाएगा, लेकिन लिवरमोर ने अपनी पूरी दौलत इस बात पर दांव पर लगा दी कि बाजार गिरेगा, और वो सही साबित हुए। जब मार्केट क्रैश हुआ और लाखों लोग बर्बाद हो गए, उस एक दिन में जेसी लिवरमोर ने $3 बिलियन कमाए। वो रातों रात दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गए। उसी क्रैश में अब्राहम जर्मांस्की नाम का एक अमीर रियल एस्टेट डेवलपर था। उसने शर्त लगाई थी कि बाजार ऊपर जाएगा। वो बर्बाद हो गया और कुछ ही दिनों बाद उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। $3 बिलियन कमाने के बाद जेसी लिवरमोर को लगा कि वो कभी गलत हो ही नहीं सकते। वो अजेय हैं। उन्होंने और बड़े और ज्यादा खतरनाक दांव लगाने शुरू कर दिए। वो अमीर बनने वाले माइंडसेट, रिस्क लो, आशावादी रहो में ही अटके रहे। वो अमीर बने रहने वाला माइंडसेट, डरो, विनम्र रहो, नहीं अपना पाए। नतीजा, कुछ ही सालों में उन्होंने अपना सारा पैसा गवा दिया और 1940 में जेसी लिवरमोर ने भी आत्महत्या कर ली। तो सबक क्या है? पैसा कमाना सर्वाइवल के बारे में है। आपको तब तक मैदान में टिके रहना है जब तक कंपाउंडिंग अपना जादू न दिखा दे। इसके लिए आपको विनाशकारी गलतियों से बचना होगा। वॉरेन बफे की सफलता का राज सिर्फ अच्छी कंपनियां चुनना नहीं है। उनका असली राज यह है कि उन्होंने 70 सालों से भी ज्यादा समय तक सरवाइव किया है। उन्होंने 14 मंदी के दौर देखे हैं, लेकिन उन्होंने कभी घबराकर अपने शेयर नहीं बेचे। उन्होंने कभी कोई ऐसा दांव नहीं लगाया जो उन्हें खेल से बाहर कर दे। अमीर बने रहने के लिए 3 बातें जरूरी हैं। एक, वित्तीय रूप से अटूट बने। इतना कैश और ऐसी प्लानिंग रखें कि कोई भी मार्केट क्रैश आपको अपने शेयर बेचने पर मजबूर न कर सके। 2, योजना। आश्चर्य और गलतियों के लिए जगह छोड़े। हमेशा ये मानकर चले कि भविष्य आपकी सोच के मुताबिक नहीं होगा। अपनी प्लानिंग में गलतियों की गुंजाइश रखें। 3, आशावादी बने, लेकिन साथ ही पागलपन के लिए तैयार रहें। लंबी अवधि में सब अच्छा होगा, इस पर यकीन रखें, लेकिन यह भी माने कि रास्ते में बड़े बड़े तूफान आएंगे। तो इन कहानियों से हमने क्या सीखा? हमने उस टेक जीनियस को देखा जिसने दौलत को तमाशा समझा और सब कुछ गवा दिया। हमने रोनाल्ड रीड को देखा, एक साधारण चौकीदार जिसने धैर्य से $8 मिलियन बना लिए। हमने रजत गुप्ता को देखा, जिसके पास $100 मिलियन थे, लेकिन काफी नहीं थे और उसने अपनी आजादी और इज्जत खो दी। और हमने वॉरेन बफे को देखा, जिन्होंने सिर्फ पैसा कमाया नहीं, बल्कि उसे 75 सालों तक संभाल कर रखा। पैसे का मनोविज्ञान हमें यही सिखाता है। विनम्रता, ये समझे कि सफलता में मेहनत के साथ साथ किस्मत का भी हाथ होता है। कम लालच, अपनी इच्छाओं को एक सीमा में रखना सीखें। काफी का एहसास आपको उस दौर से बाहर निकाल सकता है जिसे कोई नहीं जीत सकता। धैर्य, कंपाउंडिंग को अपना काम करने के लिए समय दें। रातों रात अमीर बनने की कोशिश अक्सर बर्बादी की ओर ले जाती है। सर्वाइवल, अमीर बने रहना अमीर बनने से ज्यादा जरूरी है। कभी भी ऐसा रिस्क न ले जो आपको खेल से ही बाहर कर दे। याद रखिए, पैसे का असली मकसद आपको कंट्रोल करना नहीं, बल्कि आपको अपनी जिंदगी का कंट्रोल देना है। इसका असली मकसद है आजादी। आजादी, अपना समय अपनी मर्जी से उन लोगों के साथ बिताने की जिन्हें आप प्यार करते हैं, और वो काम करने की जिससे आपको खुशी मिलती है। तो दोस्तों, ये थी मॉर्गन हाउसल की बेहतरीन किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी से कुछ गहरी और व्यावहारिक सीख। उम्मीद है कि इन कहानियों और सिद्धांतों ने आपको पैसे को एक नए नजरिए से देखने में मदद की होगी। आपकी पैसे को लेकर सबसे बड़ी सीख क्या रही है? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। हम आपके अनुभव जानना चाहेंगे। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और रीडोलॉजी हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप भविष्य में
ऐसी ही जीवन बदलने वाली किताबों से जुड़े रह सके। याद रखिए, असली दौलत बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि एक शांत और संतुष्ट मन में होती है। अपना ख्याल रखें, समझदारी से निवेश करें और सबसे जरूरी, एक खुशहाल जिंदगी जिए। मिलते हैं अगली किताब के साथ। धन्यवाद।